तो अगर तुमने भी जुजुत्सु काइसेन का लेटेस्ट एपिसोड देखा तो तुम्हें भी लग रहा है कि ये कलिंग गेम क्या है, ये प्लेयर्स कौन है, ये रूल्स इतने ज्यादा क्यों हैं और ये सब क्यों हो रहा है, तो डोंट वरी, तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। कलिंग गेम जेजेके का सबसे कॉम्प्लेक्स आर्क है। तो मैं हूँ स्ट्रॉयड शिनोबी और अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कलिंग गेम को इतने सिंपल तरीके से कि तुम हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ जाओगे। रूल्स, प्लेयर्स, गोल्स, स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग। तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो सबसे पहले समझते हैं कि कलिंग गेम है क्या चीज। अगर मैं सिंपली तुम्हें ये समझाऊं तो इट इज लाइक अ बैटल रॉयल, लाइक जैसे फोर्टनाइट या फिर पबजी है या फिर हंगर गेम्स कहूं, बट विद जुजुत्सु सॉर्सरर्स। तो यहाँ पे केंजाकू ने अक्रॉस जापान 10 डिफरेंट कॉलोनीज क्रिएट की हैं। ये स्पेशल एरियाज हैं जहाँ बैरियर्स लगे हुए हैं। बैरियर्स का मतलब एक इनविजिबल वॉल है जो एरिया को सेपरेट करता है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और हर कॉलोनी के अंदर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स हैं और ये प्लेयर्स फोर्स्ड हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए, किल और बी किल्ड। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये गेम बनाया किसने है? केंजाकू ने। रिमेंबर, ये वो बंदा है जो गेटो की बॉडी यूज कर रहा है और जिसने गोजो को प्रिजन रेल में सील कर दिया है, शिबुया में। अगर तुम्हें ये चीजें याद नहीं आ रही है या तुम यहाँ पे पहली बार आए हो सीजन 3 देखने के लिए, तो मैंने एक क्विक रिकैप बना के रखा है सीजन 1 और 2 का, तो यू कैन चेक इट आउट देयर। तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है? ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना थ्रू कर्स्ड एनर्जी, और उसने कलिंग गेम बनाया है एज अ मैसिव एक्सपेरिमेंट टू फोर्स एवोल्यूशन। तो ये है द बेसिक कॉन्सेप्ट, बट अभी इस चीज को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो अब बात करते हैं रूल्स की। ये रूल्स ही है सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट इस पूरे कलिंग गेम की। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो सबसे पहला रूल है पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। जब गेम ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ, हर प्लेयर को ऑटोमेटिकली एक शिकिगामी असाइन हुआ जिसका नाम है कोगाने। एक फ्लाइंग क्रिएचर जैसा है जिसका एक ही फंक्शन है, वो तुम्हें रूल्स बताता है, तुम्हारे पॉइंट्स ट्रैक करता है और गेम के साथ इंटरैक्ट करने का ये एक इंटरफेस है। तो अगर तुम एक प्लेयर हो, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली कोगाने हैं, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है और गेम में ऑटोमेटिकली एंटर हो गए हो तुम। नेक्स्ट रूल है कि अर्न पॉइंट्स और डाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे ही तुम गेम में एंटर करते हो एज अ प्लेयर, तुम्हारे पास एग्जैक्टली 19 दिन है फर्स्ट पॉइंट अर्न करने के लिए। अगर 19 दिनों के अंदर तुम एक भी पॉइंट नहीं कमाते, तुम्हारा कर्स टेक्निक परमानेंटली रिमूव हो जाता है, मतलब तुम पावरलेस हो जाते हो। पर ये ट्विस्ट है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली नहीं होती। गेम मास्टर यानी कि केंजाकू का अपॉइंटेड पर्सन तुम्हें मैनुअली मार डालता है। तो टेक्निकली तुम मर जाओगे अगर पॉइंट्स नहीं कमाए तुमने। तो ये पॉइंट्स अर्न कैसे करने हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि किल अ प्लेयर जो सॉर्सरर है। अगर तुम किसी प्लेयर को सक्सेसफुली मार डालते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलने वाले हैं। और दूसरा तरीका है टू किल अ नॉन सॉर्सरर। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान को मारते हो तो फिर तुम्हें मिलेगा 1 पॉइंट। तो क्लियरली प्लेयर्स को टारगेट करना इज बेटर पॉइंट वाइज, पर ऑब्वियसली ज्यादा रिस्की भी है वो। तो इसी के साथ आता है द रूल 3। अब ये रूल कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा ध्यान से सुनो। एक बार जब तुम अपने फर्स्ट पॉइंट अर्न कर लेते हो तो टाइमर रीसेट नहीं होता परमानेंटली। इंस्टेड हर बार जब 19 डेज कंप्लीट होते हैं, तुम्हारा लास्ट पॉइंट अर्निंग के बाद तुम्हें वापस से पॉइंट अर्न करना होगा। यानी कि दिस गेम हैज नो एंडिंग्स फॉर यू। तुम कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स्ड हो, और अगर तुम 1 महीने तक कोई पॉइंट नहीं कमाते, देन बूम, कर्स टेक्निक गॉन और डेथ पेनल्टी। ये इंश्योर करता है कि प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहे। इसी के साथ अगला रूल आता है लीविंग अ कॉलोनी रिक्वायर्स पॉइंट्स। हर कॉलोनी बैरियर से सराउंडेड है। अगर तुम एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जाना चाहते हो या कॉलोनी से कंप्लीटली बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें 100 पॉइंट्स स्पेंड करने पड़ते हैं। ये ह्यूज कॉस्ट है क्योंकि हर एक प्लेयर को मारने के लिए तुम्हें सिर्फ 5 पॉइंट ही मिल रहे हैं। मतलब तुम्हें मिनिमम 20 प्लेयर को मारना पड़ेगा एक कॉलोनी से निकलने के लिए। ये रेस्ट्रिक्शन इंश्योर करता है कि प्लेयर्स इजीली इधर उधर ना जा सके। और रूल 5 है कि नॉन प्लेयर्स कैन एंटर बट दे बिकम प्लेयर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर तुम ओरिजिनली प्लेयर नहीं हो, मतलब तुम्हें कोगाने असाइन नहीं हुआ है, तो तुम वॉलंटरीली एक कॉलोनी में एंटर कर सकते हो। पर जैसे ही तुम अंदर जाते हो तुम ऑटोमेटिकली प्लेयर बन जाते हो। तुम्हें भी कोगाने मिल जाता है और तुम्हें भी सेम रूल्स फॉलो करने हैं। यही एक रीजन है कि यूजी, मेगुमी, यूटा सबको केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे ही वो कॉलोनी एंटर करते हैं वो खुद गेम का पार्ट बन जाते हैं। और इसी के साथ एक्सटेंड होता है रूल 6, प्लेयर्स कैन नेगोशिएट टू ऐड न्यू रूल्स। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक रूल है क्योंकि प्लेयर्स कैन एक्चुअली ऐड न्यू रूल्स टू द गेम, पर ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करनी होती है ये वाले रूल को कंप्लीट करने के लिए। पहला कंडीशन है कि तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब तुम बहुत पावरफुल हो ऑलरेडी और कंसिस्टेंट किल्स किए जा रहे हो। और दूसरा कंडीशन है कि गेम मास्टर अप्रूव कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्शन के बाद तुम एक और रूल प्रपोज कर सकते हो, पर पॉइंट फिर से स्पेंड करने पड़ते हैं। यानी कि अगर एक बार तुम्हारा रूल रिजेक्ट हो गया तो पहले 100 पॉइंट्स और काउंट नहीं होंगे, वापस
से रूल प्रपोज करने के लिए तुम्हें नए 100 पॉइंट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर गेम मास्टर को लगता है कि ये गेम के स्पिरिट के अगेंस्ट है तो फिर वो इस चीज को अप्रूव बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसी के साथ आता है रूल 7, द लास्ट रूल। गेम मास्टर यानी कि केंजाकू का अपॉइंटेड पर्सन, उसने एब्सोल्यूट अथॉरिटी ले रखी है ओवर द गेम। वो रूल्स इंटरप्रेट करता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है और इंश्योर करता है कि गेम स्मूथली चले। और रूल 7 यही कहता है कि गेम मास्टर हैज द फाइनल से। अब ये गेम मास्टर कौन है ये अब तक रिवील नहीं हुआ है, पर whoever they are, उनके पास इमेंस पावर है। उन्हें मारना मतलब पोटेंशियली गेम को डिस्टर्ब करना, पर ऑब्वियसली गेम मास्टर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, तो उसे मारना अभी के लिए तो काफी मुश्किल है, बट देखते हैं फर्दर सीजन में क्या होता है। इसी के साथ अब बात करते हैं कि कॉलोनीज क्या है और कहाँ हो रहा है ये गेम एक्चुअली में। तो टोटल 10 कॉलोनीज है अक्रॉस जापान। हर कॉलोनी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है बैरियर से। थिंक ऑफ देम एज द बैटल रॉयल जोन। हर कॉलोनी इंडिपेंडेंट है, मतलब एक कॉलोनी के अंदर जो हो रहा है वो दूसरे कॉलोनी को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। पॉइंट्स, रैंकिंग, प्लेयर सब कुछ सेपरेटली ट्रैक हो रहे हैं एज पर द कॉलोनीज। पर एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में ट्रैवल पॉसिबल है अगर तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है एज द रूल स्टेटेड। तो टेक्निकली पावरफुल प्लेयर्स मल्टीपल कॉलोनीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये कॉलोनीज जो है ये नॉर्मल सिटीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि टोक्यो के एक पार्ट को बैरियर से कवर कर दिया गया है और बाहर से देखने पे ये नॉर्मली लगता है, पर अंदर प्योर केओस है। अब यहाँ पे इतनी बार प्लेयर्स की बात की गई है, तो ये प्लेयर्स है कौन? यहाँ पे काफी सारे टाइप्स के प्लेयर्स हैं। सबसे पहला टाइप है द एंशिएंट रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर्स। ये प्लेयर्स हैं जिन्हें केंजाकू ने स्पेसिफिकली रिजरेक्ट किया है फ्रॉम द पास्ट एरास। ये पावरफुल सॉर्सरर्स हैं जो सेंचुरीज पहले थे, बट अभी मॉडर्न बॉडीज में वापस से रीइंकार्नेट हुए हैं। इसके एग्जांपल्स और कई सारे एंशिएंट सॉर्सरर्स हमें फर्दर इस पूरे सीजन्स में दिखते रहेंगे। तो विदाउट एनी स्पॉइलर आगे बढ़ते हैं। और दूसरे टाइप के प्लेयर्स हैं जो न्यूली अवेकेंड सॉर्सरर्स हैं। ये लोग नॉर्मल सिविलियंस थे जिन्हें सडनली कर्स टेक्निक मिल गई केंजाकू के रिचुअल की वजह से। ऑब्वियसली ये लोग काफी ज्यादा टेरिफाइड हैं। मोस्ट ऑफ देम अपने टेक्निक्स कंट्रोल भी नहीं कर पाते। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, वो जस्ट सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनमें से भी कुछ नए सॉर्सरर्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और काफी बढ़िया होने वाला है उन्हें देखना। और तीसरा टाइप है जुइत्सु हाई के सॉर्सरर्स। अब ये लोग टेक्निकली प्लेयर्स नहीं थे ओरिजिनली, पर वो वॉलंटरीली कॉलोनीज में एंटर करते हैं अपने मिशन के लिए। एज सून एज दे एंटर वो प्लेयर्स बन जाते हैं। उनका गोल बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सभी अलग अलग ग्रुप्स में बट गए हैं और सबका अलग अलग मिशन है। जैसे यूजी और मेगुमी का मिशन जो हमें इस एपिसोड में पता लगा। और इन लोगों के लिए ये गेम सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है, नॉट द गोल। और इसी के साथ चौथे और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल प्लेयर सिस्टम, द वाइल्ड कार्ड प्लेयर्स। कुछ प्लेयर्स हैं जिनका मोटिवेशन बिल्कुल ही अनक्लियर है और वो ना तो प्योरली अच्छे हैं और ना ही प्योरली इविल। उनके अपने एजेंडाज हैं जो स्लोली रिवील्स होने वाले हैं। तो ये प्लेयर सबसे अनप्रेडिक्टेबल हैं और स्टोरी में मेजर ट्विस्ट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट क्या अचीव करना चाहते हैं इस पूरे कलिंग गेम के थ्रू। यानी कि जैसे तीसरे टाइप में मैंने बोला, सभी जुइत्सु हाई के सॉर्सरर्स इस गेम को खेलने नहीं आए हैं और वॉलंटरीली इस पूरे कॉलोनी में एंटर करते हैं। तो उनका मेन गोल क्या है? उनका सबसे पहला मेजर गोल है टू फ्री गोजो सातोरू। ये नंबर 1 प्रायोरिटी है क्योंकि गोजो अभी भी प्रिजन रेल्म में सील्ड है। तो कैरेक्टर्स को पता चला है कि कलिंग गेम के अंदर एक प्लेयर एग्जिस्ट करता है जिसका कर्स टेक्निक लिटरली इरेज कर सकता है दूसरे कर्स टेक्निक्स या कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को। तो उनका मिशन क्लियर है टू फाइंड दैट सॉर्सरर और कन्विंस हिम और हर टू हेल्प, जिससे कि गोजो रिजॉइन कर सके उन्हें इस फाइट में और बैलेंस रिस्टोर कर सके पूरे जुइत्सु वर्ल्ड में। उनका दूसरा मिशन है टू ऐड रूल्स टू डिस्टर्ब द गेम। प्रोटैगनिस्ट का क्लेवर स्ट्रेटेजी है गेम को अंदर से सैबोटाज करना बाय एडिंग रूल्स। पर ये रूल्स ऐड करने के लिए मेन कैरेक्टर्स को 100 पॉइंट्स अर्न करने होंगे। मतलब वो फोर्स्ड है फाइट करने पे और इस डेथ गेम को खेलने पे। वो इनोसेंट्स को टारगेट नहीं कर सकते एथिकली, तो वो स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को चैलेंज करते हैं। ये मॉरल डिलेमा भी है कि मारना जरूरी है पॉइंट के लिए, पर वो मॉन्स्टर्स नहीं बन सकते। और ये चीज काफी मजेदार होगा देखने के लिए कि ये पूरे सीजन में किस तरीके से शोकेस किया जाएगा। और उनका सबसे मेजर गोल है केंजाकू को रोकना, उसकी ग्रैंड प्लान्स को तोड़ देना। उसका प्लान है ह्यूमैनिटी को फोर्सफुली इवॉल्व करना थ्रू मास डेथ और कर्स्ड एनर्जी सैचुरेशन। और कलिंग गेम उसका सिर्फ एक टूल है जो उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करेगा। तो अगर ये गेम को डिस्टर्ब कर दिया जाए प्री मैच्योरली तो इस पूरे प्लान को फेल करार किया जा सकता है। तो अब सच बात कहूँ तो कलिंग गेम कंफ्यूजिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। हर कॉलोनी में नए नए प्लेयर्स आते हैं जिनकी यूनिक एबिलिटी है। और यहाँ पे पैरेलली काफी सारे स्टोरीज चलने वाले हैं
और इसके रूल इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि सारी चीजों को एक साथ समेटना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी इनिशियल कंफ्यूजन नेचुरल है और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम प्रिपेयर्ड रहो और एपिसोड्स एंजॉय करने के लिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो ये थी कंप्लीट कलिंग गेम की एक्सप्लेनेशन। तो अब तुम रेडी हो सीजन 3 के अगले एपिसोड्स के लिए। और अगर फिर भी तुम्हें ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इस वीडियो को वापस से शुरू से देख लो, मैं यहाँ हूँ हेल्प करने के लिए तुम्हें, तो डोंट वरी। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं हर एपिसोड के बाद ब्रेकडाउन्स और एक्सप्लेनेशंस लाता रहूंगा। कमेंट में बताओ कि कलिंग गेम के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, इंटरेस्टिंग लगता है या फिर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से एक्साइटमेंट हो रही है। और अगर तुमने कंप्लीट जेजे के रिकैप चाहिए सीजन 3 के पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। तो दिस इज स्ट्रॉ हैट शिनोबी, अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, सायोनारा।